अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर के। चैप्टर नंबर 17 हम बेटा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करेंगे। सबसे पहले आप अगर गौर करें तो स्मार्ट सिलेबस में जैसे हमें दिया गया है, स्मार्ट सिलेबस में पहला आपका जो टॉपिक है वो है बेटे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने इसका एक डेफिनेशन सी लिखी इसकी कि दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि वो वाली प्रॉपर्टीज सॉलिड की बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जो कि फिजिकली ऑब्जर्व की जा सके। जैसे कि आपने किसी सॉलिड के ऊपर लोड डाला, उसकी लेंथ चेंज हो गई, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया या फिर उसकी शेप चेंज हो गई। ये जो चेंजिंग्स हैं ये तमाम तर बेटे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। इसके बाद देखें अगली बात जो लिखी हमने वो है जी डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, के सॉलिड्स के अंदर डिफॉर्मेशन होना। अब ये डिफॉर्मेशन जो लफ्ज है इसका मतलब क्या है? देखो बात बेटे ये है कि फॉर्मेशन का मतलब बनना या एक उस चीज का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाना, उसमें थोड़ी चेंजिंग हो जाना। तो वो तमाम तर चीजें हमारे पास डिफॉर्मेशन कहलाती हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत बिगाड़ पैदा हो जाए, उसकी लेंथ में बिगाड़ आ जाए, उसके वॉल्यूम में बिगाड़ आ जाए या फिर उसकी शेप में बिगाड़ आ जाए। ये जितने भी बिगाड़ हैं इन तमाम तर को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स क्या है बेटा? देखें एनी चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। किसी भी तरह की शेप या फिर लेंथ या फिर आपके पास वॉल्यूम के अंदर जो चेंजिंग आएगी बेटा आप उसको क्या नाम दोगे? आप उसको नाम दोगे डिफॉर्मेशन का। अब डिफॉर्मेशन की भी आगे बेटे हमारे पास टू टाइप्स हैं। सबसे पहली डिफॉर्मेशन है आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद है आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसी डिफॉर्मेशंस को कहा जाता है जिसमें अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से अमल दखल करने वाली फोर्स अप्लाई की जाती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने में बॉडी की शेप चेंज हो गई। अच्छा जी, मैंने इलास्टिक लिया, मैंने एक इलास्टिक लेके उसको बड़ा जोर से खींचा, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उसकी बेटा लेंथ चेंज हो गई। अब क्या होगा जब मैं वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करूंगा, वो इलास्टिक अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ऐसे ही भाई एक टेनिस बॉल या सतरपटी गेंद या टेप बॉल, ये 3-4 नाम हैं, हमने ये ली, मैंने लेके फॉर एग्जांपल मैच हुआ, मैं मैच हार गया, मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने बॉल पकड़ के ऐसे स्क्वीज कर ली, अपने हाथ में उसको यूं दबा दिया। जब मैंने दबाया तो बेटा ये देखें, ये है ओरिजिनल जो बॉल की शेप है, ओरिजिनल ये है। मैंने बॉल को पकड़ के स्क्वीज किया तो वो बॉल में डिफॉर्मेशन हो गई, वो बॉल थोड़ी सी स्क्वीज हो गई, कॉम्प्रेस हो गई। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, गुस्सा ठंडा हुआ मैच हारने का, छोड़ दिया, ले भाई ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गई। यही है इलास्टिसिटी। सच डिफॉर्मेशन इन विच बॉडी रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बेटे रिमूव होगी, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर ले, उस जुमरे में हम ये कहते हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन हुई है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। और इस फिनोमिना का जो नाम है उसको नाम हम देते हैं इलास्टिसिटी। इसको क्या नाम देते हैं हम? इलास्टिसिटी। यहां मैं लिख भी देता हूं कि इसका क्या नाम है बेटा, इसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी। लें जी, अब आगे बात करते हैं। आगे बेटा मेरे पास है जी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भाई
ऑब्वियस सी बात है भाई, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है प्लास्टिक तो उसका उल्ट होगा भाई, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बॉडी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, उसको रिमूव किया, बॉडी ने अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन की। लेकिन ये जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स आप रिमूव करोगे, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगी, बॉडी इनिशियल पोजीशन पर बेटा दोबारा नहीं आएगी, इसमें डिफॉर्मेशन होगी। उस डिफॉर्मेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, वो नाम है परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या नाम है जी? वो परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इस डिफॉर्मेशन का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब बेटा इसकी क्या एग्जांपल है? ये मैंने यहां लिखा वेट क्ले, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वेट क्ले, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वेट क्ले। वेट क्ले का क्या मतलब? वेट क्ले का बेटा मतलब गीली मट्टी। आपने गीली मट्टी पकड़ी, बचपन में आप लोग भी खेलते होंगे मट्टी में, गीली मट्टी के घर बनाते होंगे। गीली मट्टी पकड़ के जब घर बना लिया, घर वालों ने बुला लिया, हाँ भाई बेटा आ जाओ, अब बड़ा खेल लिया, तो आप मट्टी को उठाते थे, वो सारी मट्टी उठा के जिधर खेल रहे होते थे उधर ही फर्श पे यूं जोर से मार के जाते थे। तो बेटा जब आप मार के जाते थे तो ज़रा आप उसको जाकर देखें तो क्या उसकी शेप ऐसे ही रहती थी? उसकी गोल शेप तो नहीं रहती थी। जिस साइड पे फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हुई, आपने ग्राउंड पे मारा, ग्राउंड के दरमियान और बॉल, वो जो वेट क्ले है उसके दरमियान फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हुई, लिहाजा वो ग्राउंड की शेप के अंदर उसने अपने आप को ढाल लिया। और वो जब आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी की, आपने उसको जब उठाया भी, वो दोबारा जो आपने गोल सी बनाई थी वो उस शेप में नहीं होगी, वो उसी शेप में होगी जिस शेप में वो फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से हुई है। तो वो डिफॉर्मेशन बेटा जिसके अंदर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर दोबारा वापस ना आ सके, उस डिफॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं? उस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम, जैसे यहां इलास्टिसिटी था, यहां क्या होगा बेटा? प्लास्टिसिटी। अब देखें जी, डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आपके बड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, इनमें भी बेटा डिफॉर्मेशन होती हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैंने ये डायग्राम से इसको इलस्ट्रेट किया, डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया मैंने। सबसे पहले बेटा ये एक एटम बना हुआ है इस सूरत हाल में। ये जो ब्लू कलर का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस ब्लू कलर के स्ट्रक्चर के अंदर बेटा ये तमाम तर जो एटम्स हैं ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं। कौन सी पोजीशन पर? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। यहां तमाम तर बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब देखें, अब हमने क्या किया, हमने इसको स्ट्रेच किया, इसके ऊपर हमने आउटवर्ड स्ट्रेस अप्लाई किया, इसको यूं करके स्ट्रेस अप्लाई किया, ऐसे करके खींचा। जब आउटवर्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी बेटा, जब आउटवर्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो चुकी, तो बेटा ये देख सकते हैं आप कि मेरा जो एटम है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। उसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर लिया? डिस्प्लेसमेंट कर ली। अब देखें जी, इसके बाद मैंने ये आउटवर्ड स्ट्रेचिंग थी, अब मैंने एक इनवर्ड स्ट्रेचिंग की, मैंने उसको यूं करके ऐसे करके अंदर को दबाया। जब मैंने इनवर्ड फोर्स अप्लाई की तो बेटा आप देख सकते हैं पहले ये लंबाई की सूरत में अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया था, फिर ये दोबारा किस सूरत में डिस्प्लेस हो गया? हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया। पहले वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुई थी, अब हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब अगर ये फोर्स मैं रिमूव करता हूं, जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो बेटा मैं रिमूव करता हूं, तो क्या होगा? तो होगा ये, अगर तो ये अपनी इस पोजीशन में दोबारा चला जाएगा, ये वाली चीज अपनी इस पोजीशन में बेटा अगर दोबारा चली जाएगी तो हम कहेंगे जनाब ये जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इलास्टिसिटी है। अब ये जो ये डिफॉर्मेशन हुई, ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अगर बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इतना ज़्यादा हमने खींच दिया
कि दोबारा अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस नहीं आ सकता, तो हम कहेंगे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये कौन सी डिफॉर्मेशन में चला गया बेटा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया। अब देखें, अब इसके बाद देखें, अगली बात है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है भाई? बेटा बड़ी आसान सी चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। स्ट्रेस वही है जो प्रेशर था। लो भाई, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। लो बेटा जी, यहां तक तो प्रेशर हो गया। आगे देखें, टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की लेंथ, उसकी वॉल्यूम, उसके शेप के अंदर बेटा कोई भी चेंजिंग लाने के लिए जो हम बेसिकली जो टर्म यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस का। प्रेशर है, प्रेशर और इसमें फर्क ये है कि ये बेसिकली जो सॉलिड मटेरियल्स पे लेंथ, वॉल्यूम या फिर शेप को चेंज करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो स्ट्रेस है, और जो एक ओवरऑल टर्म आप यूज करते हैं वो प्रेशर है। अब इसको आप डिनोट किससे करते हैं? ये देखिएगा, इस सिग्मा से आप बेटा इसको डिनोट करते हैं। अब आगे देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया। एफ क्या है जी? फोर्स की क्या यूनिट होती है बेटा? अब आप लोग बताइएगा, ये न्यूटन होती है, ये मीटर का स्क्वायर होता है। इधर से हमने इसकी एसआई यूनिट ड्राइव कर ली। ये यूनिट बेटा कौन सी है? एसआई। दूसरी इसकी कौन सी यूनिट है? पास्कल। बिल्कुल वही यूनिट्स जो कि प्रेशर की होती थी। आगे चले तो बेटा इसकी डायमेंशन है, जो कि आप डायमेंशन एनालिसिस में आपने काफी डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब थोड़ा सा डायमेंशन एनालिसिस की तरफ भी देख लेते हैं। तो बेटा इसकी डायमेंशन एफ एल इनवर्स T-2 बनती है। T-2 इसकी हमारे पास डायमेंशन बनती है। अब देखिएगा आगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की बेटे टाइप्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस है हमारे पास। टेंसाइल स्ट्रेस का क्या मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जो लेंथ के अंदर चेंज करे। देखो जी, व्हेन स्ट्रेस अप्लाइड, व्हेन द स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द सॉलिड, वो स्ट्रेस जो सॉलिड की लेंथ को चेंज करता है। अच्छा, अब टेंसाइल को याद करने के लिए एक टेंशन हम पढ़ते होते थे। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग हम पढ़ते होते थे, बहुत ज्यादा खींच के रखा हुआ स्ट्रिंग को, बड़ा जी उसके अंदर हम कहेंगे कि ये ब्रेक नहीं हो रहा, इसमें टेंशन बहुत है। अब उसी से याद रखें कि जब लेंथ के अंदर चेंज आने वाला स्ट्रेस होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे बेटा? टेंसाइल स्ट्रेस। अगली बात करें जी, देखें अब ये टेंसाइल स्ट्रेस जो है ना बेटा, देखो मैंने किसी चीज की लेंथ चेंज करनी है, वो एक डायरेक्शन में होगी, 2 में तो नहीं होगी, 3 में भी नहीं होगी। तो बेटा ये इसको हम एक और भी नाम देते हैं वन डायमेंशनल स्ट्रेस। ये देखिएगा, ये ब्लू वाली जो है ओरिजिनल लेंथ, और उसको चेंज कर दिया, उसको हमने खींचा और उसकी लेंथ क्या होगी बेटा? चेंज होगी। आगे चलें जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। व्हेन द स्ट्रेस चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जब स्ट्रेस सॉलिड का वॉल्यूम चेंज कर दे, किसी भी सॉलिड का बेटा वॉल्यूम चेंज कर दे, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशन में होता है। अगर 3 तरफ से, 3 डायरेक्शन से फोर्स लगती है, 3 डायरेक्शंस हैं उनसे फोर्स लगी, और मेरे पास बेटा क्या हो गई? डिफॉर्मेशन हो गई। उस डिफॉर्मेशन को मैं क्या नाम दूंगा? वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ये इसकी डायग्राम बनाई, एक क्यूब है, इस पे बेटा 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, और ये क्यूब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसको हमने क्या नाम दिया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखें जी, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस ले भाई, शियर भी एस से और ये शेप भी एस से। शियर स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेटे हुआ व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ द सॉलिड, जब कोई स्ट्रेस सॉलिड की शेप को चेंज करता है तो हम क्या कहते हैं कि जनाब अब क्या हो गया? ये शियर स्ट्रेस हो गया। अच्छा बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस तक पढ़ा, स्ट्रेस की टाइप्स भी पढ़ी, अब स्ट्रेन की बारी है।
तो बेटा स्ट्रेन क्या है? बेसिकली मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है बेटा कि जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो बेटा बॉडी का वॉल्यूम चेंज हुआ, स्ट्रेस अप्लाई किया तो बेटा बॉडी की लेंथ चेंज हुई, स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्या बॉडी की शेप चेंज हुई। ये तमाम तर चीज़ें चेंज हुई हैं और उनमें कितना चेंज आया है वो चेंज मेजर करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हम बेटा स्ट्रेन यूज़ करते हैं। यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो चेंज आया बॉडी के अंदर, बॉडी की शेप में, लेंथ में, वॉल्यूम में, वो तमाम तर चीज़ें जब हमने मेजर करनी है, वो किस में मेजर करनी? वो चेंज की अमाउंट क्या है वो बेटा आप स्ट्रेन में मेजर करोगे। अब इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस था टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। वही बेटा स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। अब ये टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? सबसे पहले जी फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब देखें बड़ी आसान सी बात, इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड द ओरिजिनल लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ है वो और जो लेंथ में चेंज हुआ है वो, उनके दरमियान जो रेशियो है बेटा ये आपके पास क्या होगी? ये जो रेशियो है, इस रेशियो को आप क्या नाम देते हो? टेंसाइल स्ट्रेन। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके पास स्ट्रेस में यूनिट थी लेकिन स्ट्रेन में यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है यूनिट? क्योंकि इधर मैं जरा नोट करके लिख देता हूं बड़ा करके, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है कोई यूनिट? रेशो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान स्ट्रेन रेशो है, इसलिए उसके अंदर बेटा यूनिट नहीं हो। अब देखें जी, आगे चलते हैं। ये बेटा मेरे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल ओवर सिंपल एल, यानी कि डेल एल यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? एप्सिलॉन से। आगे चलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अभी वॉल्यूम के अंदर भी फ्रैक्शनल चेंज, ये कौन सा फ्रैक्शनल चेंज है? क्या मतलब? द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, कि जो वॉल्यूम में चेंज आया तकसीम उसको कर दें ओरिजिनल वॉल्यूम से। ये बेटा मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। अब ये देखें, ये मेरे पास एक क्यूब था, इसको मैंने कंप्रेस किया। जब इस क्यूब को बेटा मैंने कंप्रेस किया, इसने अपना ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उससे अपने वॉल्यूम को चेंज किया। जब ये उसमें चेंज आया उसके वॉल्यूम में, वही चेंज है मैंने न्यूमरेटर में लिखना है, और जो पहले वाला उसका वॉल्यूम था वो मैंने किधर लिखना है बेटा? वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखना है। अब आ जाए जी शियर स्ट्रेन। इट इज द एंगल टर्म्ड बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेसेस, फिक्स्ड फेस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही चीजें, ये डेफिनेशन बड़ी सीधी करके मैंने सादी करके लिखी है, वही बेटा यहां है। चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया, या फिर चेंज इन शेप ओवर इनिशियल शेप। देखें भाई क्या हुआ, मेरे पास एक ये चीज़ पड़ी हुई थी, बुक समझ लें कोई थी मेरे पास। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बुक है बेटा, ये बुक थी मेरे पास। अब इस बुक को बेटा मैंने ये थोड़ा सा, ये ऐसे पड़ी हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा यूं डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो इसकी शेप चेंज हुई। जब इसकी शेप चेंज हुई वही यहाँ बनी हुई है। ये पहले ओरिजिनल है ब्लू वाला जो हमारे पास शेप है वो ओरिजिनल शेप, इसको यूं खींचा, इसकी शेप में चेंज लेकर आए। अब शेप में कितना चेंज आया है? थीटा चेंज आया है। अब अगर आप गौर करें यहां देखें अगर, तो मेरे पास ये जो मैंने चीज बनाई है, तो ये बेटा एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल के बिल्कुल सामने वाली चीज मेरे पास परपेंडिकुलर होती थी, ट्रायंगल की ये साथ वाली चीज मेरे पास क्या होती थी? बेस होती थी, और ये जो मेरे पास एक तिरछा जा रहा है ये हाइपोटेन्यूज होता था। ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब देखें क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि डेल्टा ए। देखो चेंज तो बेटा यहां हुआ,
इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज इधर से ऑब्जर्व हो रहा है ना, तो डेल्टा ए ओवर ए हमारे पास क्या हो गया बेटा, शियर स्ट्रेन हो गया। उसके बाद देखें हम एक स्मॉलर एंगल के लिए, ये tan थीटा है और एक स्मॉलर एंगल यानी कि बड़ा मामूली सा चेंज आया। जब एक मामूली से चेंज के लिए हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो tan थीटा है ये तकरीबन किसके बराबर है बेटा, हमारे पास थीटा के बराबर है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, ये मैंने एक्सप्रेशन है जी गैमा, इसको हम गैमा से डिनोट करते हैं और गैमा इज इक्वल टू थीटा लिख दें तो भी मेरे पास शियर स्ट्रेन का एक्सप्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं जी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखें जी, सबसे पहली बात, हुक्स लॉ को यूज करते हुए विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। एक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, कि बॉडी, इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब कि बॉडी को आप खींचो और वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, वो उस लिमिट में रहते हुए हमारे पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेन के। ये हमें किसने बताया, ये हमें हुक्स लॉ ने बताया। अब देखें जी, यहाँ मैंने लिखा जी स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, सॉरी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन रिमूव हुआ, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बेटा रिमूव करते हैं इज इक्वल टू आया और कांस्टेंट आता होता है, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद देखें ये कांस्टेंट मेरे पास क्या है, ये कांस्टेंट मेरे पास बेटा ये लिखा है मैंने ई, ये कांस्टेंट मेरे पास ई है, ई यहाँ आ गया, स्ट्रेन के नीचे आ गया स्ट्रेस, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब देखें जी, ये जो ई है मेरे पास कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट के सामने वाली जो चीज़ है, ये जो रेशो है, ये बेटा हर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहेगी। ये रेशो हर ऑब्जेक्ट के लिए बेटा कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। कैसे, देखें जी, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने दो वायर्स ली, एक मेरे पास वायर है जी कॉपर की और एक मेरे पास सिंपल मैंने ली जी इलास्टिक। अब मैंने दोनों को खींचना शुरू किया। अब बेटा जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ इलास्टिक के अंदर, जो स्ट्रेन इलास्टिक में प्रोड्यूस हुआ वो स्ट्रेन क्या होगा, यानी हल्की सी फोर्स लगाई, कम फोर्स लगी। इसको एलैबोरेट करके लिखते हैं जरा, ये मेरे पास होता है F ओवर A और ये है डेल, लेंथ की बात कर लेते हैं। हल्की सी फोर्स लगी बेटा और उसमें इतना ज्यादा चेंज इन एरिया आ गया। अब हल्की सी फोर्स लगने पर लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। जब हल्की सी फोर्स पे लेंथ चेंज हुई, देखें जी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इलास्टिक कांस्टेंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फोर्स कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन स्ट्रेन की है, स्ट्रेन ज़्यादा है। उसके बरक्स, ये मैं इलास्टिक की बात कर रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा, इलास्टिक की बात कर रहा हूँ। अगली बात, मेरे पास कॉपर वायर है, उस पर मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसमें एक मामूली सी चेंज के लाने के लिए। तो बेटा इसमें हम ये बात कह सकते हैं, एक मामूली सा चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलास्टिक कांस्टेंट। जो हमारे पास हार्ड मटेरियल्स हैं, जो हमारे पास हार्ड मटेरियल्स हैं, उनका इलास्टिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उनकी ये इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा होगी, उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। जबकि जो दूसरी हमारे पास चीज़ें हैं उनमें इलास्टिसिटी कम होगी सॉफ्ट चीज़ों में। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ज़्यादा फोर्स लगेगी उस मटेरियल की ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, कम फोर्स लगेगी और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, ज़्यादा चेंज उसके अंदर आएगा, उस मटेरियल की कम इलास्टिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन के स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्ट्रेन अगर ज़्यादा होगा, कम स्ट्रेस लगाने पर, कम एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर स्ट्रेन बढ़ गया, तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स मामूली सी रही, तो ये डिनोमिनेटर का फैक्टर बढ़ जाएगा। इट मीन्स उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इलास्टिक कांस्टेंट थोड़ा होगा, जबकि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके इलास्टिक कांस्टेंट ज़्यादा होंगे, वो कैसे ज़्यादा होंगे कि फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगाया और एक मामूली सा चेंज आया उसकी लेंथ के अंदर। अब
उम्मीद है कि ये जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे चलें भाई, आगे बेटा इसकी डिपेंडेंस। अब देखें ये एक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट है, ये डिपेंड किन चीज़ों पर करता है? डिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसकी डिपेंडेंस जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। अभी यहाँ से आपको पता चला हार्ड मटेरियल होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा, सॉफ्ट मटेरियल होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम। ले भाई, अच्छा मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे नहीं डिपेंड कर रहा। मटेरियल एक मटेरियल देखो ना कि ऐसे नहीं हो सकता कि कॉपर का कहीं इलास्टिक कांस्टेंट और हो, दूसरी जगह पर इलास्टिक कांस्टेंट उसका और हो, ये नहीं होगा। क्या होगा कि जो नेचर है मटेरियल की, जो मटेरियल की नेचर है, अगर कॉपर है तो उसका इलास्टिक कांस्टेंट, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा, कांस्टेंट होगा। प्लास्टिक का कांस्टेंट होगा, इन ऐसे चेंजिंग होगी, उसके अलावा इनमें चेंजिंग नहीं होगी। आगे देखें जी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या होता है बेटा, आप चीज़ों को कोई किसी मेटल को आप जो है ना हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट होता है या फिर हार्ड होता है? ऑब्वियसली सॉफ्ट होता है। जब वो टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा सॉफ्ट होगा, इट मीन्स कि उसको कम फोर्स से हम ज़्यादा देर ज़्यादा उसमें स्ट्रेन पैदा कर सकते हैं, कम स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेन पैदा कर सकते हैं। तो बेटा एक मटेरियल को अगर हीट किया जाए तब भी उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर फर्क पड़ सकता है। सिमिलरली एक इम्प्योरिटी अगर आप ऐड कर देते हैं, उसकी जो मेन कंपोजिशन है किसी भी कंपाउंड की वो चेंज कर देते हैं इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, तो भी उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर फर्क पड़ सकता है। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले हमारे पास है यंग मॉडुलस, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, इसको वाई से डिनोट करते हैं। और ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन एफ ओवर ए ओवर डेल एल ओवर एल। अब देखें जी, ये जो नीचे वाली चीज है बेटा ये तो यूनिटलेस है क्योंकि ये रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज है, स्ट्रेन है ना। अब देखो ये क्या है, ये जो मैंने ऊपर जो चीज लिखी ये स्ट्रेस है, इसकी तो यूनिट है क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान ये रेशियो नहीं है। जब ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो नहीं है, इसकी यूनिट है, तो मैं क्या कहूँगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी मेरे पास यूनिट बन जाएगी, जो कि किसकी यूनिट थी मेरे पास बेटा? स्ट्रेस की यूनिट थी। आगे चलते हैं बल्क मॉड्यूलस, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल सी बात है, स्ट्रेस वही रहेगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे पास चेंज हो जाएगा, डेल वी ओवर वी बन जाएगा, यूनिट भी सेम रहेगी। उसके बाद शीयर मेरे पास स्ट्रेन है, इसको अगर हम देखें द रेशियो ऑफ शीयर स्ट्रेस टू शीयर स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं हम जी से, इसको बल्क करते हैं के से और यंग को करते हैं वाई से। अब ले भाई जी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी कि शीयर स्ट्रेस हर जगह न्यूमरेटर में आ रहा है तीनों मॉड्यूलसेस में, और ये बेटा क्या है, सेम ही है। अब डिनोमिनेटर में tan थीटा आ गया, आपको यहां मैंने ये इधर बताया था कि ये शेयर स्ट्रेन tan थीटा के बराबर b होता है। इधर भी बेटा यूनिट जो है आपके पास वही होगी जो कि बाकी मॉड्यूलसेस में आई है। इस मॉड्यूलस को एक और नाम भी देते हैं जो कि है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा अब ना बेटा आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हर एक यंग मॉड्यूलस की दी है मटेरियल्स के लिए, बल्क मॉड्यूलस की दी हुई है मटेरियल्स के लिए, शेयर मॉड्यूलस की दी हुई है मटेरियल्स के लिए। अब आपका क्या काम है, कुछ ना वैल्यूज़ यंग और शेयर मॉड्यूलस की ना ज़ीरो दी गई हैं, कहीं कहीं वैल्यूज़ उनकी ज़ीरो दी गई हैं, वाटर में मरकरी में ज़ीरो दी गई है। तो बेटा आप लोगों ने ये डिटरमाइन करना है, ये जानने की कोशिश करनी है कि बल्क में और यंग मॉड्यूलस में वो वैल्यूज ज़ीरो क्यों हैं। ऐसे ही बोन्स और कंक्रीट जो हैं उसकी वैल्यू मेरे पास बल्क मॉड्यूलस में के अंदर ज़ीरो है, जबकि मरकरी वाटर की वैल्यू मेरे पास यंग में और शेयर मॉड्यूलस में ज़ीरो है। ये आप लोगों ने कोशिश करनी है डिटरमाइन करने की कि ये क्यों ज़ीरो है। जब इंशाल्लाह आपकी क्लासेस रीओपन होंगी तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ भाई ये क्यों ज़ीरो थी। आगे चलते हैं,
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। लें बेटा जी, सबसे पहली बात, ये जो एक ग्राफ बना, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली टेंसाइल टेस्ट पर है सॉलिड के, कि उसमें कितना खिंचाव किसी भी सॉलिड के अंदर आ सकता है, वो सॉलिड कितनी देर तक स्ट्रेस और स्ट्रेन उसके दोनों प्रोपोर्शनल रहते हैं, फिर वो सॉलिड जो है वो कितनी देर तक इलास्टिक रहती है, फिर वो सॉलिड प्लास्टिसिटी में जाने के बाद कितनी देर तक बगैर टूटे रह सकती है, फिर वो कब जाकर कितनी फोर्स लगाने पर वो फ्रैक्चर होती है, वो सॉलिड टूटती है। अब देखें, बेसिकली एक एपरेटस है, ये एक एपरेटस है बेटा, दरमियान में जो आपने मटेरियल जिसका टेंसाइल टेस्ट करना है वो मटेरियल बना दिया जाता है, और ये दरमियान में वो वायर है जिसका आपने टेंसाइल टेस्ट करना है, वो सॉलिड है, और साइड पर ये आपके पास उसके कैरियर्स लगे हुए हैं। जब आप यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करोगे, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करोगे, तो बेटा क्या होगा कि ये जो है ना, हम इस ग्राफ के थ्रू शो करवाएंगे। अब ज़रा देखें, गौर करें इस ग्राफ की तरफ। सबसे पहले O2A, यानी कि यहाँ फोर्स अप्लाई हुई, ये जो मेरे पास दरमियान में मैंने एक वायर लगाई है या मैंने एक सॉलिड लगाया है, बेटा ये स्ट्रेच होने लग पड़ा। अब ये स्ट्रेच होने लग पड़ा O2A, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान ये स्ट्रेच हुआ, और जब ये स्ट्रेच हुआ तो मैंने क्या कहा, इस पॉइंट के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या मतलब कि इधर से लेकर इधर तक जितना स्ट्रेस है बेटा उतना ही स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। आगे चलते हैं। अब जिस पॉइंट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा स्ट्रेन के, उसको मैंने डिनोट कर दिया बेटा किससे, सिग्मा पी से, और इसको मैंने क्या नाम दिया, प्रोपोर्शनल लिमिट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखें, ये मटेरियल ए से बी तक गया। अब जब ए से बी के जाने लगा तो इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हो गई, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहा स्ट्रेन के। आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक ग्राफ बना हुआ था, अब इसमें कर्व पैदा होने लग पड़ा है। अब देखें जी, ये जो मेरे पास पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इलास्टिक लिमिट। ए टू बी क्या है बेटा, इलास्टिक लिमिट है। ए से बी के दरमियान इलास्टिक लिमिट है, यानी कि ए से बी के दरमियान इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ से लेकर बी के दरमियान जो बॉडी है, अगर बी तक पहुंच गई, बी तक पहुंचने से पहले उससे हम फोर्स रिमूव कर दें, वो बॉडी फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या चीज़ है, वो किधर है, इलास्टिक लिमिट में है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है जी प्लास्टिसिटी। बेटा बी से अगर आप आगे चलते हैं, आप बी से सी तक चलते हैं, तो क्या है जी, ये बॉडी इलास्टिक लिमिट से निकल के प्लास्टिक लिमिट में एंटर हो गई। अब इस पे से फोर्स हटा भी दें तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकती, ये किधर पहुंच गई, प्लास्टिसिटी के अंदर। अब देखें इसके बाद मेरे पास बेटा बी से सी में जब ये एक प्लास्टिसिटी में गई, इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई। ये डिफॉर्मेशन ऐसी हो गई कि दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकती। तो पॉइंट सी जो है, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को मैंने क्या कहा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि ये वो वाला पॉइंट है जहां तक बॉडी ब्रेक हुए बगैर पहुंच गई। अब इससे आगे देखिएगा, हमारे पास एक फ्रैक्चर स्ट्रेस है, ब्रेक हुए बगैर इस लिमिट तक पहुंच गई, इसको हमने नाम दिया UTS। फिर हमारे पास एक फ्रैक्चर स्ट्रेस है कि जब पॉइंट डी पर बॉडी पहुंची, C to D पहुंची, तो बेटा इसका मतलब वो बॉडी ब्रेक हो चुकी थी। अब यहाँ मैंने इधर O से B के दरमियान ब्रिटल सब्सटेंसेस लिखा, और B to D के दरमियान मैंने डक्टाइल सब्सटेंसेस लिखा। इसका मतलब क्या है, जो ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं वो फ़ौरन इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद जो सब्सटेंसेस टूट जाएं, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस बेटा
बी टू डी, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद चली गई और आगे जाते हुए उन्होंने फिर डिफॉर्मेशन अपने अंदर की, फिर फ्रैक्चर लिमिट पे जाकर वो ब्रेक हुई। उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ब्रिटल में ग्लास आ सकता है, और इधर एग्जांपल के अंदर आपके पास कॉपर आ सकता है और बाकी चीज़ें आ सकती हैं। बेटा ये था आपका लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 17 का। इसको अच्छे से तैयार करें और अल्लाह हाफ़िज़।